दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है वो नए अनुभव मंडप के बारे में है। न्यू अनुभव मंडप। नया अनुभव मंडप की बारे में बातचीत हो रही है। ये है क्या, सबसे पहले जान लेते हैं ये न्यूज में क्या रहा। ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया। कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में उपस्थिति है। क्यों न्यूज में आया? क्योंकि ये भगवान बसवेश्वर जो हैं, जो एक ग्रेट फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, बसवेश्वर जी के जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर आधारित है। यहाँ पर बसवेश्वर, दार्शनिक बसवेश्वर या भगवान बसवेश्वर, ये लिंगायत समुदाय को मानने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। लिंगायत समुदाय को मानने वाले थे। ये इसका अनुभव मंडप का शिलान्यास कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने क्यों किया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जो हमारा अनुभव मंडप है इसका शिलान्यास इसलिए किया क्योंकि ये दुनिया की पहली एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट थी। कहने का मतलब है कि दुनिया का पहला पार्लियामेंट, उस टाइम के अनुसार फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ माना जाता है, ऐसा फर्स्ट पार्लियामेंट थी दुनिया की। और सबसे बड़ी बात इसमें थी कि अगर पार्लियामेंट की बात करें तो रोमन साम्राज्य और ग्रीक साम्राज्यों में भी पार्लियामेंट पाई जाती थी, लेकिन वहाँ का जो पार्लियामेंट का आकार था वो सीमित था। इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी वर्ग के जो लोग हैं, मतलब कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाता था कि किसी भी जाति वर्ग के जो लोग थे उसमें आके और इसमें पार्टिसिपेट कर लेते थे। ये डिस्कशन की एक प्रणाली थी। तो अब भगवान बसवेश्वर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बसवेश्वर जो हैं वो कन्नड़ सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, कन्नड़ के जो सामाजिक सुधारक रहे हैं। कर्नाटक में ये सामाजिक सुधारक रहे हैं, इसके साथ साथ ये अगर हम कहें तो इनकी जो शिक्षाएं हैं वो सभी मनुष्यों के बराबर होने, ऑल ह्यूमन्स आर इक्वलिटी पर आधारित थी। और उसके बाद उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं के समान एक प्रकार से अधिकारों की बातचीत की है। तो ये हमारा था पहला आर्टिकल न्यू अनुभव मंडप के बारे में। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया। ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। एक प्रकार से ये भगवान बसवेश्वर की जो शिक्षाएं हैं उनके आधारित थीमों को ये दर्शाएगा। तो हमारा पहला आर्टिकल ये। दूसरे आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, हाथ से मैला उठाने की प्रथा। देखिए, हाथ से मैनुअल स्क्रूवेंजिंग इसको बोलते हैं। मैनुअल स्क्रूवेंजिंग हम है क्या? लोग सीवर्स में, कुछ लोग सीवरों की सफाई के लिए सेप्टिक टैंक्स में जाते हैं और उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जो कुछ गैसें का मिश्रण होता है वो उनकी जो सांस लेने की एक सिस्टम है उसको बाधित कर देता है। तो इस पर एक रिपोर्ट मेंशन की है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कि हाथ से मैला उठाने की जो मैनुअल स्क्रूवेंजिंग प्रथा है उसको केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करने के लिए तकनीकी कदम या उचित कदम उठाए जाए। तो हम सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जान लेते हैं। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है क्या? ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1993 में हुई थी और ये एक प्रकार से स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, इसके जो हेड होते हैं, इसके जो
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, क्योंकि अभी हाल ही में इसमें संशोधन किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेड का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो इसकी एक सिस्टम है। इसके लिए एक कमेटी रिकमेंडेशन करती है। कमेटी में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, उसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं दोनों हाउसेस के। उसके बाद अगर लीडर ऑफ स्पीकर होते हैं, जो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो होते हैं, और डेप्यूटी चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। तो ये 6 सदस्य जो है, और यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं 6 लोग। हम बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, राज्यसभा में जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, और 2 लोग लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, विपक्ष के नेता, लोकसभा में और राज्यसभा में। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे लीडर चेयरपर्सन होते हैं, और उसके साथ हम बात करें अगर तो होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन और स्पीकर होते हैं। ये हमारी 6 सदस्यीय एक कमेटी होती है, जिनकी रिकमेंडेशन पर ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो ये हमारी दूसरी आर्टिकल थी। तीसरी आर्टिकल के बारे में बातचीत करेंगे। भारत और जापान के मध्य कुशल निर्दिष्ट कामगारों के संबंध में समझौता हुआ है। ये समझौता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। निर्दिष्ट कुशल कामगारों के मध्य समझौता हुआ। निर्दिष्ट कुशल कामगारों को लेकर भारत और जापान के मध्य ये समझौता हुआ है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, भारत में जो ट्रेंड व्यक्ति हैं, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनको जापान में काम करने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन काम करने के लिए इसमें जो कुशलता रखी गई है वो जापानी भाषा की है, कि उनको जापानी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ साथ उनको स्किल की भी परीक्षा पास करनी होगी, मतलब जापानी लैंग्वेज की। और ये जो लोग हैं, ये जापान में जाके 14 क्षेत्रों में काम करेंगे। 14 क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले निर्माण विभाग से संबंधित है, कुछ मत्स्य विभाग से में काम करेंगे, मतलब कि मत्स्य के क्षेत्र में काम करेंगे, कुछ लोग कृषि के क्षेत्र में काम करेंगे, इसेक्ट्रा। तो ये निर्दिष्ट कुशल कामगारों को लेकर भारत और जापान के मध्य समझौता हुआ है। 14 क्षेत्रों में भारत के लोग जाके वहाँ पर जापान में काम करेंगे, और इससे जो हमारा एक कुशल कामगारों के क्षेत्र में जो लोगों की स्किल बढ़ाई जा रही है, उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। 1 नेशन 1 राशन कार्ड क्यों जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है 1 नेशन 1 राशन कार्ड। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पूरे देश में एक ही राशन कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ कर दी जाती, तो इससे जो हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसका फायदा कोई भी नागरिक कहीं से भी ले सकता है। मतलब देश में कहीं से भी इसका फायदा लिया जा सकता है। तो इससे ये लाया क्यों गया? ये हमारा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम था 2013, उसको फूड जो 2013 में आया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सिस्टम 1 नेशन 1 राशन कार्ड लाया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पेक्ट्रम की नीलामी पर एक नोटिस जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा।
स्पेक्ट्रम की नीलामी क्या है देखेंगे हम इसमें। स्पेक्ट्रम की नीलामी, दूरसंचार विभाग ने नोटिस जारी किया है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित। तो ये नीलामी जो होगी उसके जो ब्रॉडगेज होंगे वो 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, और अगर उसके साथ साथ हम देखें तो 21 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, और उसके साथ साथ 2300 मेगाहर्ट्ज, इस पर नीलामी की जाएगी। नीलामी के लिए नोटिस मंगाया है। देखिए इसी स्पेक्ट्रम से संबंधित पहले भी घोटाला हो चुका है, इसीलिए इसमें अभी ऑक्शन किया जाता है कि जो लोग बोली लगाएंगे, जिसकी बोली जितनी ज़्यादा होगी उसी को ये स्पेक्ट्रम जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें से कुछ जो रेडियो संचार तकनीकी के लिए यूज करते हैं, रेडियो के लिए जो हमारा यूज की जाती है स्पेक्ट्रम, वो 400 माइक्रोहर्ट्ज से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज तक होता है। ये इसके बीच का जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और वैश्विक स्तर पर यही चल रहा है। तो हमारा स्पेक्ट्रम की नीलामी से संबंधित आर्टिकल ये रहा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फेम 2 से संबंधित। फेम 2 से संबंधित क्या है, जो कुछ व्यक्ति जो विद्युत से संबंधित गाड़ियों के उत्पादन में लगे हुए हैं, उन्होंने सरकार से कुछ समय के लिए रियायत मांगी है। तो देखिए फेम 2 का इस देख लेते हैं सिस्टम क्या है, ये क्यों आया था। फेम, ये इसको अगर हम बांटे तो हम कहें फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेकेंड स्कीम। ये फेम था। फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्कीम। देखिए जैसा कि इसके फुल फॉर्म से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके मैन्युफैक्चरिंग और एडॉप्शन से लेकर संबंधित है। तो इसमें देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की प्रौद्योगिकी से संबंधित है ये, ताकि इसके विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। किसके विनिर्माण को? इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड जो वाहन होते हैं उनके विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। और इसके द्वारा ये प्लान किया जा रहा है ई बसें, ई 2 पहिया वाहनों और ई जो हमारे वो क्या कहते हैं रिक्शा होते हैं, उनके परिचालन को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट आर्टिकल है आकस्मिक समताप मंडल तापन। समताप मंडल आकस्मिक समताप मंडल तापन से हम क्या सीखेंगे? यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि जो हमारे वायुमंडल का समताप मंडल है वहाँ पर तापमान में एक प्रकार से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई। टेम्परेचर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। देखिए समताप मंडल में जब तापमान बढ़ेगा तो इसके जो प्रभाव हैं वो बताए जा रहे हैं। विश्व में जो शीतलहर है उसका जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ कहीं कहीं पर ध्रुवीय समताप मंडल का तापमान भी बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ कहेंगे कि
शीत मौसम में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो हम एक प्रकार वायुमंडल की अपनी संरचना को समझ लेते हैं। हमारी जो वायुमंडल है, वायुमंडल में लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, उसके साथ साथ अगर हम कहें तो मीजोस्फीयर, उसके बाद हम कहें तो आयनोस्फीयर, और उसके साथ साथ हम कहें तो आयनोस्फीयर के साथ साथ में बात कहें तो एक्सोस्फीयर। यहाँ पर यह घटना परिघटित हुई है। तो हमारे आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहीं तक थे। धन्यवाद दोस्तों।